हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट कंडेंसेशन पॉलीमर्स रिएक्शन पढ़ी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि पॉलीअमाइड्स किस तरीके से प्रिपेयर होती हैं। ठीक है। तो और पॉलीअमाइड्स के अंदर हमने ये देखा था कि कितनी टाइप की इसकी प्रिपरेशन होती है। तो पॉलीअमाइड्स में दो प्रिपरेशन हम लोगों को पढ़नी थी नाइलॉन्स की। पॉलीअमाइड मतलब नाइलॉन प्रिपेयर होता है इसके अंदर, है ना। मैंने बताया था ना, दीज आर फॉलोड टर्म्ड एज नाइलॉन। तो इसके पॉलीअमाइड्स के अंदर नाइलॉन प्रिपरेशन होती है। और नाइलॉन दो तरीके के होते हैं। तो कौन कौन से नाइलॉन हमने पढ़े थे? पहला हमने नायलॉन जो पढ़ा था वो नायलॉन 66 था। और दूसरा नायलॉन जो हमारा था वो ये था, दूसरा नायलॉन हमारा क्या था, नायलॉन 6। तो हमने पॉलीअमाइड्स के अंदर दोनों नायलॉन्स की प्रिपरेशन पढ़ ली थी। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने आ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर देखेंगे, पॉलिस्टर के अंदर किस तरीके से प्रिपरेशंस होती हैं और किस तरीके ये वर्क करता है। तो आगे चल के देखते हैं कि पॉलिस्टर किस तरीके से वर्क करता है। तो हम लोग पॉलिस्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो पॉलिस्टर के अंदर पॉइंट्स देखते हैं। प्रोड्यूस बाय पॉली कंडेंसेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायोल। तो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं ये देखो। कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो कंडेंसेशन पॉलीमर का मतलब आप लोग जानते हो कि इसमें बाई फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिस्टर बना हुआ है ये दो बाई फंक्शनल ग्रुप से बना हुआ है। एक तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा डायोल है। मतलब यहाँ पे जो पॉलिस्टर प्रिपेयर होगा वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, और ऐसा ग्रुप जिसके ऊपर दो ओल मतलब OH ग्रुप होंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा है डेक्रोन इज देन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। मतलब इन दोनों, मतलब डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और डायोल की प्रिपरेशन से डाइक्रोन बनेगा। तो डेक्रोन इसका एग्जाम्पल है पॉलिस्टर का। और उसका वो किस टेम्परेचर में बनता है? एट 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर। मतलब इतना टेम्परेचर होता है इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट। मतलब कि डेक्रोन प्रिपेयर करने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये वाला कैटलिस्ट जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट ये यूज किया जाता है डेक्रोन को प्रिपेयर करने के लिए। देन इसके बाद क्या लिखा हुआ है? डेक्रोन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरापैथिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको टेरापैथिलिक एसिड का नाम दिया गया है यहाँ पे। और जो डाइऑल है उसको इथाइलिन ग्लाइकॉल का नाम दिया गया है। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया गया है डाइऑल की कंपाउंड में। और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा कंपाउंड यूज किया गया है? टेरापैथिलिक एसिड। तो इन दोनों की प्रिपरेशन से हम लोगों ने डेक्रोन प्रिपेयर किया है। और आप लोग ये देख रहे हो कि यहाँ पे बोथ द ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हुआ है और दोनों ही बाई फंक्शनल ग्रुप्स हैं। और कैटलिस्ट क्या यूज किया है? जिंक एसीटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, टेम्परेचर 420 to 460 केल्विन टेम्परेचर यूज किया है। तो डेक्रोन का प्रिपरेशन हुआ है। अब ये देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रिपरेशन हुआ है। तो दिस इज द एग्जाम्पल बच्चों, दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल है। इथाइलिन क्यों? क्योंकि CH2 दो CH2 है और दोनों पे OH है। तो दिस इज कॉल्ड इथाइलिन। ठीक है। और इथाइलिन ग्लाइकॉल। और दिस इज टेरापैथिलिक एसिड। तो अगर एक फंक्शनल ग्रुप मेन है तो दूसरा इसके फोर्थ पोजीशन पे लगा हुआ है, तो इसे टेरापैथिलिक एसिड बोलते हैं। तो इन दोनों में से दोनों को हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में डालेंगे और आपका डेक्रोन की प्रिपरेशन होगी। किसकी प्रिपरेशन होगी? डेक्रोन की। तो यहाँ पे आपने एक चीज देखा होगा कि यहाँ पे ओइक एसिड है और यहाँ पे अल्कोहल है। तो एक कंपाउंड आपका OH रिमूव करेगा और दूसरा कंपाउंड आपका क्या रिमूव करेगा? H रिमूव करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल में से H निकलेगा यहाँ से और यहाँ से OH निकलेगा। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ डेक्रोन। तो डेक्रोन की प्रिपरेशन इस तरीके से होती है। बट फिर भी मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पे एग्जांपल लेके बता देता हूँ कि डेक्रोन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों देखो, दिस इज द इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड दिस इज टेरापैथिलिक एसिड। वैसे तो मैं डेक्रोन की प्रिपरेशन आपको पहले भी बता चुका हूं, बट फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में आप लोग जानते हो एक तो बाई फंक्शनल ग्रुप होते हैं और दूसरा क्या इसका, उसका मेन पॉइंट क्या होता है कि वहां पे वाटर रिमूव होता है। तो इस कंपाउंड से अगर मैं OH निकाल रहा हूँ तो इस कंपाउंड से क्या निकलेगा? H निकलेगा। तो यहाँ से क्या रिमूव हुआ? वाटर। और इनके बीच में क्या बन जाएगी? लिंकेज। तो इसी तरीके से यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसकी बॉन्ड बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला S तो निकल जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड क्या है? n नंबर ऑफ चेन से बनेगी, क्योंकि इधर भी कोई चेन होगी, इधर भी कोई चेन होगी। तो इसलिए इधर से H हट जाएगा और इधर से OH हट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा? O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 O, उसके बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, उसके बाद बेंजीन रिंग के बाद आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे O और फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? बॉन्ड आ जाएगा। तो इस कंपाउंड को जो फाइनल कंपाउंड आपका बनेगा, दिस इज कॉल्ड डेक्रोन। तो इस तरीके से डेक्रोन का प्रिपरेशन होगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डेक्रोन बनाना आया होगा और यही आपका पॉलिस्टर होता है। तो पहला पॉलिस्टर हम लोगों ने बनाना सीख लिया है। तो इसी तरीके से हम पॉलिस्टर का प्रिपरेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़, कि डेक्रोन की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके की होती हैं।
तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ क्या है डेक्रोन की? डेक्रोन की प्रॉपर्टी है क्रीज रेजिस्टेंट होता है। अब अच्छा, क्रीज रेजिस्टेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर कोई कपड़ा है, अगर वो कपड़ा सिकुड़ जाता है तो उसमें एक लाइनिंग सी आ जाती है, तो वो जो लाइनिंग होती है तो डेक्रोन पॉलिस्टर के अंदर, पॉलिस्टर के कपड़े में ऐसी लाइनिंग नहीं आती हैं। यूज इन ब्लेंडिंग विथ कॉटन एंड वूल फाइबर्स, कॉटन और वूल के साथ मिक्स करके इसको यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, यूज इन मेकिंग सेफ्टी हेलमेट्स, हेलमेट्स को भी बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को पॉलिस्टर के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिस्टर, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों पॉलिस्टर के, तो समझ में आ गया होगा। क्रीज रेजिस्टेंट होता है, यूज इन अ ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वूल फाइबर्स एंड मेकिंग सेफ्टी हेलमेट्स, सेफ्टी हेलमेट्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बच्चों। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। अब जो हमें फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉलीमर हमें बनाना है, इसमें हमें क्या मेन चीज़ क्या प्रिपेयर करनी है वो हम देख लेते हैं। इसके अंदर जो मेन हमें प्रिपरेशन करनी है वो नेवोलेक की प्रिपरेशन करनी है। क्या करनी है? नेवोलेक की प्रिपरेशन। अब नेवोलेक किस तरीके से प्रिपेयर होता है वो तो हम आगे देखेंगे, बट सबसे पहले उसके लिए जो रिएक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं वो देख लेते हैं। तो फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो देखते हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल, हम यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन करते हैं फिनॉल की विद फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल की रिएक्शन करते हैं किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ आइदर एन एसिड और अ बेस, मतलब या तो एसिड के साथ करते हैं या तो बेस के साथ करते हैं। तो इसका मतलब कंडेंसेशन रिएक्शन होती है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड की इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, तो हम क्या फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर का प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आपका फिनॉल था और ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, ये H+ एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है और OH आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बेस को। तो दोनों में से किसी भी के साथ इसकी रिएक्शन करा सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिनॉल को जब इसके साथ रिएक्ट कराया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तब तो ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनेगा, ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा या फिर ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा या फिर ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बोथ। बिकॉज क्या है, ये जो ग्रुप होता है बच्चों आपका, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्योंकि फिनॉल है, फिनॉल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो पैरा पोजीशंस को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे ना बच्चों। देखो फिनॉल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पे आएगा। जब ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब इसको मतलब अगर इसको कहीं रिएक्ट कराना है तो ये कहाँ जाके रिएक्ट करेगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो जब ऑर्थो और पैरा पे रिएक्ट करेगा तो 3 तरीके के डेरिवेटिव बनेंगे, या तो ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा या ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव बनेगा या बोथ द पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेगा, मतलब ऑर्थो पैरा इन सारी पोजीशंस को ऑक्युपाई कर लेगा। तो दिस इज द प्रोडक्ट्स। तो ये आपके प्रोडक्ट होंगे 1 2 3 तरीके के प्रोडक्ट इसके अंदर बनेंगे। अब जब हमारे पास ये तीनों प्रोडक्ट बन गए हैं तो इन तीनों प्रोडक्ट के तीनों में से कोई भी एक प्रोडक्ट लेंगे और उसकी मदद से हम लोग क्या बनाएंगे? नेवोलेक बनाएंगे। उसकी मदद से क्या बनाएंगे? नेवोलेक। तो नेवोलेक किस तरीके से प्रिपेयर होता है, बट उससे पहले हम इसकी आगे की थ्योरी देख लेते हैं एक बार। थ्योरी क्या है? थ्योरी है इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट्स विद फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल। मतलब कि अब जब हमने रिएक्शन कर ली तो रिएक्शन करने के बाद हमारे पास ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल डेरिवेटिव आ चुका है। ठीक है, मतलब ये जो इस डेरिवेटिव की बात कर रहा है ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल की बात कर रहा है, विच फर्दर रिएक्ट्स विद फिनॉल। अगर ये दोबारा फिनॉल से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग रिंग ज्वाइंट टू ईच अदर थ्रू CH2। मतलब उसके कहने का मतलब क्या है कि अगर जो रिंग हमारे पास है, अगर इसके जैसी एक और रिंग आके इससे रिएक्ट करेगी तो ये एक चेन बना लेगी, जिसे हम फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमराइजेशन बोलेंगे। मतलब इसके जैसी नंबर ऑफ रिंग अगर हम यूज कर लेंगे किसी भी चेन के अंदर तो वह यहाँ पे क्या बना लेगा? नेवोलेक बना लेगा। तो देखते हैं किस तरीके से प्रिपरेशन होती है नेवोलेक की। तो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ऑर्थो डेरिवेटिव यूज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हम इसके जैसे n नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स को यूज करेंगे और किसकी प्रिपरेशन करेंगे? नेवोलेक की। तो किस तरीके से नेवोलेक प्रिपेयर किया जाता है वो तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि नेवोलेक का प्रिपरेशन किस तरीके से किया गया है। तो आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब बच्चों जो हमारे पास प्रोडक्ट आए थे उसमें से एक डेरिवेटिव मैंने उठा लिया और उसके तीन मैंने ले लिए हैं, क्योंकि n नंबर तो ले नहीं सकते, तो इसलिए मैंने तीन प्रोडक्ट्स उठा लिए हैं। अब इससे हम लोग नेवोलेक की प्रिपरेशन करेंगे। तो नेवोलेक की प्रिपरेशन कैसे होती है, बट उससे पहले हम लोग ये समझ लें कि आप लोगों को पता होगा कि हर एक पोजीशन पे यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूँ
तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन लग जाएगा। तो एक बात बताओ, आप लोगों को पता है कि इसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है। तो जब कंडेंसेशन रिएक्शन हो रही है तो किसका रिमूवल होगा, वाटर का। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, OH, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्ड। वैसे ही यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो इस तरीके से किसकी प्रिपरेशन हो जाएगी बच्चों, नेवोलेक की। किस तरीके की प्रिपरेशन होगी, नेवोलेक की। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके की प्रिपरेशन होती है यहाँ पे नेवोलेक की। अब यहाँ पे भी H होगा, तो इसका जो H होगा उसने उधर वाले CH2 से बॉन्ड की होगी, क्योंकि उधर OH निकला होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आपको मिला होगा, CH2, क्योंकि इस वाले ने CH2 से बॉन्ड की होगी, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिला होगा आपको। देखो बच्चों, यहाँ पे OH, यहाँ पे ये CH2 है, CH2 ने इससे बॉन्ड की होगी, तो कुछ इस तरीके से बना होगा CH2, फिर ये वाला इससे बॉन्ड, यहाँ पे OH, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में ऐसे, क्योंकि यहाँ से H निकला, यहाँ से OH निकला, तो दोनों ने बॉन्ड बना ली। और यहाँ पे भी ऐसी CH2 होगा, ठीक है, और यहाँ पे इसने इससे बॉन्ड बना ली होगी, और यहाँ पे OH आ गया होगा, और यहाँ पे लास्ट में CH2। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पे किसका प्रिपरेशन हुआ, नेवोलेक का, नेवोलेक का। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आया होगा कि नेवोलेक किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। सिंपल है, नेवोलेक का प्रिपरेशन वाटर का रिमूवल होता है, बस किसका रिमूवल होता है, वाटर का, और वाटर को रिमूव करके हम लोग किसका प्रिपेयर करते हैं, नेवोलेक। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नेवोलेक बनाना आया होगा। अब आगे चल के उसकी कुछ थ्योरीज और देख लेते हैं, ताकि आप लोग को समझ में आए अच्छा सा कि क्या होता है नेवोलेक के अंदर। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को नेवोलेक समझ में आया होगा कि नेवोलेक हम लोगों ने किस तरीके से प्रिपेयर किया। अब उसकी कुछ थ्योरीज देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। नेवोलेक कैन बी द इनिशियल प्रोडक्ट। अभी आपके पास जो नेवोलेक आया है ये इनिशियल प्रोडक्ट होता है। इसी नेवोलेक से हम लोग क्या बनाते हैं, बेकेलाइट बनाते हैं। इसी नेवोलेक से क्या बनाते हैं, बेकेलाइट। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारे पास फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर था। इसमें हमने क्या किया, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाया, उससे हमने क्या बनाया, ऑर्थो पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल बनाया, डेरिवेटिव बनाया। मतलब ये सारे डेरिवेटिव्स बनाए। अब इन डेरिवेटिव्स का यूज करके हमने क्या बनाया, नेवोलेक बनाया। इन सारे डेरिवेटिव्स का यूज करके हमने क्या बनाया, नेवोलेक बनाया। ठीक है। अब जो नेवोलेक है बता रहे हैं कि वो दिस इज द इनिशियल प्रोडक्ट। अब ये क्या है, इनिशियल प्रोडक्ट है। इसका मतलब अभी तक हमने एक इनिशियल प्रोडक्ट फॉर्म किया है। तो ये जो इनिशियल प्रोडक्ट है ये किसका इनिशियल है, किसके लिए इनिशियल है, ये बेकेलाइट के लिए इनिशियल है। किसके लिए इनिशियल है, बेकेलाइट के लिए। तो नेवोलेक अंडरगोज क्रॉस लिंक्ड अपॉन हीट टू प्रोड्यूस बेकेलाइट। मतलब कि अगर नेवोलेक को हम क्रॉस लिंक्ड करेंगे और हीटअप करेंगे तो हीटअप करने के बाद वो क्या देगा, आपको बेकेलाइट दे देगा। नेवोलेक को हमने क्रॉस लिंक्ड किया और हीटअप करके क्या प्रोड्यूस कर दिया, बेकेलाइट। और इसका यूज क्या होता है, यूज इन मेकिंग कॉम, कंघी बनाने में यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रिकल यूटेंसिल्स, मतलब जो इलेक्ट्रिक के बर्तन होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर और ये सब होते हैं, तो इन सबको बनाने में यूज किया जाता है। और कॉम बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाला अगर स्ट्रक्चर देखो, अगर आप नीचे वाले स्ट्रक्चर को ना देखो बच्चों, नीचे वाले स्ट्रक्चर को ना देखो, तो सिर्फ अगर आप ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखो तो ऊपर वाला आपका क्या है, ऊपर वाला आपका नेवोलेक है। ऊपर वाला आपका क्या है, नेवोलेक है। बट अगर मैं उन दोनों को ऊपर नीचे करके ज्वाइन कर दूं, क्रॉस लिंक्ड ज्वाइन कर दूं, तो आप लोगों को पता है कि दिस इज कॉल्ड बेकेलाइट। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, बेकेलाइट कहा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग बनाना सीख लेना। सिंपल है, कुछ नहीं किया है इसके अंदर, वाटर का रिमूवल किया है और लिंकेज जोड़ दिए हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से बेकेलाइट का प्रिपरेशन हुआ है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बेकेलाइट। आप लोग एक बार घर पे इसकी प्रिपरेशन करना, वाटर को रिमूव करके ये दोनों को क्रॉस लिंक्ड करके ज्वाइन करके देखना और इसकी प्रिपरेशन करना। अगर नहीं समझ में आता देन आई विल प्रिपेयर फॉर यू। ठीक है, ओके। अगर नहीं प्रिपेयर होता तो मैं प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। वैसे आप लोग इसको ट्राई करके देखना एक बार, सिर्फ वाटर का रिमूवल करना है और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा ये आप लोग घर पे ट्राई करना। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये पेपर में बहुत बार बच्चों पूछा जाता है। दिस इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। ये मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड आपका पॉलीमर है। अब इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, सबसे पहला इसका यूज तो है मैन्युफैक्चर अनब्रेकेबल क्रॉकरीज में यूज किया जाता है। मतलब ऐसी क्रॉकरीज के अंदर यूज किया जाता है जहां जो अनब्रेकेबल होती हैं। बट किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है ये देखो, कंडेंसेशन प्रोडक्ट
ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड मेलामाइन। ये क्या होता है, जो मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर होता है, ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का और मेलामाइन का। फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन का कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है और कहाँ यूज किया जाता है, अनब्रेकेबल क्रॉकरीज के अंदर यूज किया जाता है। तो आगे चल के देखते हैं कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर किस तरीके से बनाया जाता है, ताकि आप लोग को समझ में आए कि मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों ये आप लोगों का मेलामाइन है, इसको मेलामाइन कहा जाता है। तो अगर आप लोग इसमें देख रहे होगे, दिस इज द बेंजीन रिंग, बट अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन और कार्बन लगा हुआ है। अगर नाइट्रोजन है तो उसके अल्टरनेट पोजीशन पे कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है। और जहां पे कार्बन लगा है उसके हर कार्बन पे NH2 लगा हुआ है। तो नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, और उसके हर एक कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड मेलामाइन। तो इस तरीके से मेलामाइन का स्ट्रक्चर बनता है। और उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, तो मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड को आपस में लिंक किया है, फिर आपके पास रेसिन इंटरमीडिएट आया, और इसको क्या बोलते हैं, रेसिन इंटरमीडिएट। इस रेसिन इंटरमीडिएट का काम क्या होता है, जब इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं ना बच्चों, तो इसके पॉलीमराइजेशन के बाद हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, मेलामाइन। इसको बोला जाता है मेलामाइन पॉलीमर। ये दिस इज द मेलामाइन पॉलीमर। ये किस तरीके से बनता है, अब ये रेसिन किस तरीके से बनता है, तो बहुत सारे बच्चों को ये समझने में दिक्कत हो रही होगी कि रेसिन किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द मेलामाइन स्ट्रक्चर। बट रेसिन एक बार मैं आपको बना के दिखाता हूं, फिर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मेलामाइन का किस तरीके से स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है। तो पहले देखते हैं कि रेसिन किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है फॉर्मल्डिहाइड के साथ। तो बच्चों नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, एक बार समझ में आ जाएगा तब आप लोगों को। तो बच्चों आप लोग इस पेज पे देखो, दिस इज द मेलामाइन। ये आप लोगों के सामने मैंने मेलामाइन बनाया है, और मेलामाइन का ये वाला कार्बन पे जो ऑर्थो पे पोजीशन है, उस पे मैंने NH2 ग्रुप को खोल के लिख रखा है। तो दिस इज द फॉर्मल्डिहाइड। अब जब मैं इसको यहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा, तो दिस इज द नेगेटिव चार्ज और दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। तो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। तो अगर आप लोग देखो कि अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, तो हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव नाइट्रोजन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे मैंने जब ऑक्सीजन की बॉन्ड तोड़ी, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और जब मैंने हाइड्रोजन को निकाला तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, इसके ऑक्सीजन के पास, और ये वाला कार्बन जो पॉजिटिव है ये कहाँ पे अटैक करेगा, इसके नेगेटिव कार्बन पे। तो जब ये कार्बन आपका नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, तो ये कुछ बच्चों आपको इस तरीके से नहीं हो जाएगा कि पॉजिटिव ने नेगेटिव पे अटैक किया और ये हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अगर आपका कुछ देखो, तो आपका ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर आपने देखा हो, यहाँ पे यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे ये पोजीशंस इस तरीके से, ये आपका नाइट्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे ये कार्बन होगा, इस तरीके से कुछ पोजीशंस आ जाएंगी इसकी। ठीक है, सब कुछ वैसा ही होगा। यहाँ पे NH2 होगा, इस वाले NH2 पे, इस वाले पे भी NH2 होगा, जो जैसा था वैसे ही होगा। बट इस वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, N और एक H बचेगा, N और एक H बचेगा। तो N और H समझ में आया, और बचा हाइड्रोजन किसके पास, इसके पास चला गया। तो यहाँ पे इसके पास क्या बचा, CH2, C था और H2 हो गया, जैसे कार्बन इस पे जाके लगेगा तो CH2 और O के साथ H आ जाएगा। तो दिस इज द रेसिन इंटरमीडिएट। तो इसलिए आप लोगों को समझ में आया बच्चों, दिस इज द रेसिन इंटरमीडिएट। तो रेसिन इंटरमीडिएट आप लोग को समझ में आएगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इस रेसिन इंटरमीडिएट जो अब हम लोगों ने रेसिन इंटरमीडिएट बनाया है, इस रेसिन इंटरमीडिएट से किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, क्या नाम है उसका, मेलामाइन, वो आगे चल के देखते हैं कि मेलामाइन किस तरीके से रेसिन इंटरमीडिएट से बनाया जाता है। तो आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि आप लोग मेलामाइन किस तरीके से प्रिपेयर करते हो। तो बच्चों आप लोगों के पास ये, आपके पास क्या है, रेसिन इंटरमीडिएट्स हैं। तो जो रेसिन इंटरमीडिएट थे उनको मैंने 2 में लिख लिया है, क्योंकि n नंबर ऑफ हम यूज करेंगे जब भी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं, तो वहां पे हम एक ही का n नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो n नंबर जब हमने यूज किया, तो यहाँ पे देखो यही मोनोमर मैंने यहीं पे यूज कर लिया। तो एक बार ये देखो, जब इसमें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें वाटर रिमूव होगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ से मैं H रिमूव करता हूँ, तो यहाँ से क्या रिमूव होगा, OH रिमूव होगा, यहाँ से H और यहाँ से OH। तो जब H और OH यहाँ से रिमूव होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगी। तो ये इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, आप लोग देख लो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। यहाँ पे N रहेगा, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बॉन्ड इस तरीके से आ जाएंगी, यहाँ पे आपका N, यहाँ पर N, उसके बाद ये बॉन्ड इस तरीके से प्रिपेयर, यहाँ पे पहले तो रिंग बन जाएगा। रिंग फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, NH। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन उधर पीछे वाले से बॉन्ड कर लेगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा आपके पास, NHCH2 बचेगा इस तरीके से, और यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास बचेगा NH।
तो इसका मतलब क्या होगा, चारों तरफ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी, और जब इसकी बॉन्डिंग चारों तरफ हो जाएगी तो इसी को क्या बोला जाता है बच्चों, इसी को मेलामाइन बोला जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को मेलामाइन बोला जाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना यहाँ पर कि यहाँ पे सारे OH और H रिमूव हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, दिस इज द कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर का रिमूव हो रहा है और वाटर रिमूव करके मेलामाइन का प्रिपरेशन हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को मेलामाइन प्रिपेयर करना आएगा। दिस इज द मेलामाइन पॉलीमर, मेलामाइन पॉलीमर। तो मेलामाइन पॉलीमर आपको प्रिपेयर करना आया होगा, तो दिस इज मेलामाइन पॉलीमर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, ताकि आप लोगों को आगे समझ में आ जाए। तो बच्चों दिस इज द मेलामाइन, ये मेलामाइन की प्रॉपर्टीज थी और ये मेलामाइन की रिएक्शन थी। एक बार ठीक से फिर से देख लो, आपके पास मेलामाइन था, मेलामाइन ने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन किया, आपको पता है यहाँ से H निकलेगा, H O पे अटैक करेगा और कार्बन नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा। रिएक्शन करने के बाद आपके पास रेसिन आएगा। रेसिन मैं आपको प्रिपेयर करके दिखा चुका हूँ किस तरीके से रेसिन इंटरमीडिएट बनेगा, और रेसिन इंटरमीडिएट बनने के बाद इसके 2 डेरिवेटिव लेके हम पॉलीमराइजेशन करेंगे। तो जैसे ही पॉलीमराइजेशन करेंगे तो पॉलीमराइजेशन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट आ जाएगा बच्चों। वहां पे इसके साथ एक और प्रोडक्ट जुड़ा होगा, लेकिन वो प्रोडक्ट इसके रिपीटेशन में यूज होगा। मतलब वहां पे वो प्रोडक्ट क्या यूज हुआ होगा, इसकी रिपीटेशन में। तो जब वो उसके रिपीटेशन में यूज हुआ होगा तो मैंने क्या किया है, उस प्रोडक्ट को एक ही बार लिख लिया है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं क्या कैसे बनाया था मैंने, देख लो एक बार। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे ये जो CH2 है वो इससे बॉन्ड कर लेगा, तो ये जो डेरिवेटिव है वो दोनों एक जैसे होंगे ना। तो जब ये दोनों एक जैसे होंगे तो मेरे को दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही को क्या करूंगा, N में यूज कर लूंगा। मतलब एक ही को ब्रैकेट में लगा करके N लिख दूंगा, क्योंकि ये इसका रिपीटेशन है ना। तो जब दोनों ही एक दूसरे के रिपीटेशन है तो बार बार लिखने से फायदा क्या है, उसको एक ही बार लिख लो। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने वहां पे सिर्फ एक ही लिखा है और उसी को मेलामाइन पॉलीमर बताया है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा आज की वीडियो में। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे कुछ और पॉलीमर्स, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कुछ और पॉलीमर किस तरीके से प्रिपेयर किया। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बाद, वो हमारा है कोपॉलीमराइजेशन। और कोपॉलीमराइजेशन किस तरीके से करा जाता है वो भी देखेंगे। बट कोपॉलीमर का मतलब आप लोग जानते हो कि कोपॉलीमर क्या होता है। कोपॉलीमर आपका वो होता है जिसके अंदर डिफरेंट मोनोमर्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो आगे चल के देखेंगे कि कोपॉलीमराइजेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि कोपॉलीमराइजेशन किस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चों हम लोग कोपॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर रहे थे। तो कोपॉलीमराइजेशन में होता क्या है, कोपॉलीमराइजेशन इज फॉर्म्ड व्हेन मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मोनोमरिक स्पीसीज इज अलाउड पॉलीमराइजेशन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कोपॉलीमराइजेशन में आप लोग पहले से ही जानते हो, तो इसमें ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे 2 डिफरेंट मोनोमर्स होते हैं जो मिक्स होते हैं और पॉलीमराइजेशन करते हैं। और कोपॉलीमराइजेशन आगे क्या होता है, कोपॉलीमराइजेशन अकर बाय बोथ चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्योंकि यहाँ पर दोनों हम डिफरेंट मोनोमर्स यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर चेन ग्रोथ भी कर सकते हैं और स्टेप ग्रोथ भी कर सकते हैं। कोपॉलीमराइजेशन आप लोगों को पता है, एडिशन पॉलीमर 2 तरीके के होते थे, कोपॉलीमर और होमो। को में हम क्या करते थे, डिफरेंट मोनोमर्स यूज करते थे, और होमो में हम क्या करते थे, सेम पॉलीमर्स यूज करते थे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ क्या हो रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, इट कंटेन्स मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ईच मोनोमर्स इज यूज्ड इन अ सेम पॉलीमरिक चेन। मतलब जब हम पॉलीमर की चेन बनाते हैं तो यहाँ पे हम मल्टीपल यूनिट्स यूज करते हैं ताकि हम यहाँ पे कोपॉलीमर को फॉर्मेशन कर सकें। मतलब जब हम मोनोमर यूज करेंगे, बहुत सारे मोनोमर्स यूज करेंगे, तभी तो हमारी क्या बनेगी, चेन बनेगी। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को समझ में आएंगे। दिस इज द कोपॉलीमराइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोपॉलीमर्स डिफर फ्रॉम होमोपॉलीमर्स। मतलब कोपॉलीमर्स कैसे डिफर करते हैं होमोपॉलीमर से, तो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन स्टाइरीन कोपॉलीमर कैन बी रिप्लेस्ड बाय रबर बिकॉज इट इज अ इनफ टफनेस। मतलब क्या होता है, जो कोपॉलीमर है वो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटाडाइन कोपॉलीमर कैन बी रिप्लेस्ड बाय रबर की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी भी टफनेस जो होती है वो एक रबर की तरह ही होती है। तो चाहे हम रबर यूज करें, चाहे हम ब्यूटाडाइन स्टाइरीन यूज करें, वो एक जैसा ही होता है। ब्यूटाडाइन स्टाइरीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑटो टायर्स, फुटवियर्स एंड केबल इंसुलेटर्स। मतलब जो केबल वायर्स होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। फुटवियर्स मतलब जो हमारे शूज होते हैं और चप्पल होती हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। और ऑटो टायर्स मतलब क्या होते हैं, जो हम
मतलब जितने भी कार होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके टायर्स के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, ब्यूटाडाइन स्टायरीन। मतलब क्या होता है, ये रबर की तरह होता है, बट एक बहुत हार्ड तरह का रबर होता है, जो बहुत मतलब एक जैसे हम सिंपल रबर यूज़ करते हैं, जो हमारे पास जो मिटाने वाली रबर होती है वो सिंपल होती है, लेकिन एक जो हार्ड रबर होती है जिसका हम टायर के अंदर यूज़ करते हैं, तो दीज आर द ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर। मतलब वो डिफरेंट पॉलीमर से बनता है, क्योंकि ये देखो ब्यूटाडाइन अलग होता है और स्टायरीन अलग होता है, तो दोनों अलग अलग हैं, और इसीलिए इसको क्या बनाया जाता है, कोपॉलीमर बोला जाता है। तो समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरीके से इसका प्रिपरेशन करते हैं, और हम लोगों ने एक नया और देखा है, तो नया पॉलीमर और देखा है, उसको उसके बारे में देखते हैं, ब्यूटाडाइन स्टायरीन। ठीक है, तो इसी को बूना-एस बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बूना-एस। तो देखते हैं कि बूना-एस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बूना-एस, दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बूना-एस। तो बूना-एस का प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं, वो ये देखते हैं कि बूना-एस किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन है, और नेक्स्ट है आपके पास स्टायरीन। ठीक है, तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं, तो आप लोगों को पता है दीज आर द एडिशन पॉलीमर, ये आपके एडिशन पॉलीमर होते हैं, मतलब को पॉलीमर इज अ पार्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर ना। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स का क्या नाम होता है, फ्यूजन होता है। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ब्रेक करती हैं, तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगी, ये इस तरफ आ जाएगी, और ये वाली बॉन्ड ब्रेक करेगी तो ये इस तरफ आ जाएगी। मतलब जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगी तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक करेगी तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपका 1,3 ब्यूटाडाइन ब्रेक करेगा, और यहाँ पे क्या है, ये भी आपका ब्रेक कर जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका सॉरी ये जो बॉन्ड है आपकी किस तरीके से इस तरफ ब्रेक नहीं करेगी, ये बॉन्ड किस तरफ ब्रेक करेगी, इस तरफ ब्रेक करेगी। किस तरफ ब्रेक करेगी, इस तरफ। तो जब इस तरफ ब्रेक करेगी तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ये जो CH2 है वो जाके इस पर बॉन्ड कर लेगा, ये जो CH2 है आपका किससे बॉन्ड कर लेगा। आपको मैं नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ ताकि आप लोगों को इसे ठीक से समझ में आए कि किस तरीके से वर्क करता है, ताकि यहाँ पे आप लोग समझ पाओ कि ये किस तरीके से होता है। इसे अभी रहने दो यहाँ पे समझने के लिए, नेक्स्ट पेज पे आप लोग को समझाता हूँ किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि जैसे अगर मैं बॉन्ड को ब्रेक करता हूँ तो बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को देख के ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से जब ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक करने के बाद यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव आएगा। तो जब ये नेगेटिव पॉजिटिव जनरेट हो जाएंगे तो सीधी सी बात है, इसका नेगेटिव इस वाली बॉन्ड से लिंकेज करेगा, और फिर से इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स हम यूज़ करेंगे, इसके मोनोमर्स इधर यूज़ करेंगे, इसके मोनोमर्स इधर यूज़ करेंगे। तो रिपीटेशन में ये दोनों यूज़ होंगे। तो किस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बनेगी, ये देखो, CH2 तो इधर आ जाएगा, इसके साथ कोई और लिंकेज आ जाएगी, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका CH2 आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगी, और यहाँ पे आपका नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो बॉन्ड बनने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH, और यहाँ पे CH सिर्फ बचेगा, CH2 बचेगा, और ये CH2 इस वाले H के साथ बॉन्ड कर लेगा, CH के साथ। तो जैसे ही इस वाले CH के साथ बॉन्ड कर लेगा, और वहाँ क्या बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये बॉन्ड बचेगा, और इस वाले CH के ऊपर क्या आ जाएगा, एक रिंग आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने बूना-एस का प्रिपरेशन किया है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बूना-एस। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा कि बूना-एस का प्रिपरेशन कैसे किया। सिंपल बॉन्ड्स को ब्रेक करना है, और बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद हमने इस तरीके का प्रिपरेशन किया है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बूना-एस। तो दिस इज द बूना-एस, सॉरी बूना-एन नहीं, बूना-एस है। तो आप लोगों को बूना-एस का प्रिपरेशन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से बूना-एस का प्रिपरेशन करते हैं। तो आगे चल के इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोगों को बूना-एस का प्रिपरेशन समझ में आया होगा। 1,3 ब्यूटाडाइन, और यहाँ पे बॉन्ड्स का ब्रेक करेंगे और स्टायरीन के साथ बॉन्ड करेंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपॉलीमर। और इसी कोपॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, बूना-एस। तो कोपॉलीमर क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे दोनों डिफरेंट मोनोमर्स को हम यूज़ कर रहे हैं, और जब दोनों डिफरेंट मोनोमर्स को यूज़ करते हैं तो दिस इज कोपॉलीमर, और उसी को बूना-एस बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ और पॉलीमर्स और किस तरीके से उनका प्रिपरेशन करते हैं। तो देखते हैं, बिकॉज अब इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रह गई हैं, 4-5 चीज़ें और हैं जो हमें इंपॉर्टेंट पढ़नी है, तो उनको भी आगे चल के देख लेते हैं। अब बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, दिस इज द आइसोप्रिन। इसे क्या बोलते हैं, आइसोप्रिन। और आइसोप्रिन का जो दूसरा नाम होता है उसे बोलते हैं 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन। तो 2-मिथाइल-1,3 ब्यूटाडाइन, इसी को आइसोप्रिन बोला जाता है। और इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन होता है और 2 पे हम क्या लगाते थे, मिथाइल, तो इसी को आइसोप्रिन बोला जाता है।
बट इस स्ट्रक्चर का प्रिपरेशन किस लिए किया गया है? इस स्ट्रक्चर का प्रिपरेशन इसलिए किया गया है ताकि हम लोग क्या बना सकें? नेचुरल रबर। क्या बना सकें? नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर बनाने के लिए हम लोगों ने इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया है। तो देखते हैं कि नेचुरल रबर किस तरीके से बनाते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेचुरल रबर। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, सिंपल हमारे पास यहाँ पे ये वाला CH2 है, यहाँ पे इसकी बॉन्ड को ब्रेक किया है, क्योंकि बच्चों आप लोगों को पता है दीज आर द डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, और ये दिस इज द एडिशन पॉलीमर। ये आपका एडिशन पॉलीमर होता है आइसोप्रेन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसका लिंकेज टूटेगा? बॉन्ड्स का लिंकेज टूटेगा, बॉन्ड्स का ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पे सिंपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होंगी, और यहाँ पे एक दूसरे से लिंक करेंगे और नेचुरल पॉलीमर बनाएंगे। तो आप लोग इस नेचुरल पॉलीमर को घर पे ट्राई करना। दिस इज द नेचुरल रबर, और ये किससे प्रिपेयर किया जाता है? आइसोप्रेन से। किससे? आइसोप्रेन से। तो इस तरीके से नेचुरल रबर का फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे देखो इस तरीके से इसकी लिंकेज हो रखी है। तो सिंपल आप लोग लिंक करके ट्राई करो, और किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हुआ है ये भी देखो, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई करके देखना किस तरीके से इसका पॉलीमराइजेशन हुआ है, और आप लोग मेरे को एक बार इसका प्रिपरेशन करके सेंड भी करना कि किस तरीके से आप लोगों ने इसे प्रिपेयर किया है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को आइसोप्रेन का प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि सिंथेटिक रबर किस तरीके से बनाया जाता है। तो सिंथेटिक रबर की थ्योरी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी कुछ प्रिपरेशंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अब सिंथेटिक रबर की प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक रबर, कि सिंथेटिक रबर की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाती है। तो सिंथेटिक रबर का जो प्रिपरेशन होता है, जो सबसे पहला प्रिपरेशन है वो है नियोप्रीन। क्या है? नियोप्रीन। और उस नियोप्रीन को हम पॉलीक्लोरोप्रीन भी बोलते हैं, पॉलीक्लोरोप्रीन। तो ये सिमिलर टू आइसोप्रीन ही है। वहां पे आइसोप्रीन में हमने CH3 लगा रखा था, देखो बच्चों दिस इज द आइसोप्रीन। आइसोप्रीन में क्या लगा हुआ है? CH3। और क्लोरोप्रीन में हमने यहाँ क्या लगा रखा है? क्लोरोप्रीन में Cl लगा रखा है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। क्लोरोप्रीन और क्लोरोप्रीन को हम बोलते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं? 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसी को क्लोरोप्रीन बोला जाता है। और क्लोरोप्रीन का क्या किया जाता है? दिस इज ऑल्सो एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर में होगा क्या? बॉन्ड्स का ब्रेक होगा। तो ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक होगी, ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक होगी, ठीक है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और ये वाली बॉन्ड इधर ब्रेक होगी। ये वाली बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगी? इस तरफ। तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो यहाँ पे जब बॉन्ड आ जाएगा तो देख लो बच्चों यहाँ पे बॉन्ड बनी पड़ी है, और यहाँ पे इसके साथ एक और बॉन्ड आ जाएगा, और इसके साथ एक और बॉन्ड आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नियोप्रीन समझ में आया होगा। तो दिस इज द नियोप्रीन, क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, तो ये दोनों बॉन्ड बन जाएंगी। और यहाँ पर ये इसके साथ यहाँ पे जो और पॉलीमर्स होंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं और सेम पॉलीमर यूज कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना इसके अंदर क्योंकि और कोई रिएक्ट करने नहीं आया, तो इसका मतलब इसके जैसे हम n पॉलीमर्स यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये किस तरीके का एडिशन पॉलीमर होगा? ये होमो पॉलीमर होगा। क्या होगा? होमो पॉलीमर। आई बस समझ में। यहाँ पे जो पॉलीमराइजेशन बनेगा, नियोप्रीन क्या है? नियोप्रीन इज द होमो पॉलीमर। मतलब क्लोरोप्रीन हम n नंबर ऑफ क्लोरोप्रीन यूज करेंगे तो नियोप्रीन बनेगा, और जो नियोप्रीन होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होमोपॉलीमर होगा। वो आपका क्या होगा? होमोपॉलीमर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा दिस इज द होमोपॉलीमर। और यहाँ पे होता क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड कर लेंगे, और ये वाली बॉन्ड इधर आगे क्लीवेज होते चले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को नियोप्रीन समझ में आया होगा कि किस तरीके से नियोप्रीन का फॉर्मेशन किया, और नियोप्रीन को क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। तो समझ में आ गया होगा दिस इज द होमोपॉलीमर। नेक्स्ट देखते हैं कि बुना एन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि नियोप्रीन और बुना एन दोनों आपके सिंथेटिक रबर के क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। तो देखते हैं बुना एन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। बच्चों दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बुना एन। और बुना एन आपका क्या होता है? कोपॉलीमर होता है। कोपॉलीमर क्यों बोलते हैं? कोपॉलीमर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर हम डिफरेंट पॉलीमर्स यूज करते हैं, सॉरी डिफरेंट मोनोमर्स यूज करते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन और दूसरा हमने क्या यूज किया? एक्रोनाइट्राइल। तो वहां पे बुना एस में हम लोगों ने स्टाइरिन यूज किया था, तो स्टाइरिन का जो एस था वो बुना एस था। बुना एन में हमने नाइट्राइल यूज किया है, तो जब नाइट्राइल यूज किया है तो इसलिए इसे बुना एन बोलते हैं। तो दिस इज द एक्रोनाइट्राइल और 1,3 ब्यूटाडाइन। तो दो डिफरेंट मोनोमर्स हैं, और दोनों डिफरेंट मोनोमर्स जब यूज करते हैं तो उसे हम कोपॉलीमर बोलते हैं। तो जो बुना एन है आपका वो सिंथेटिक रबर है, और किस तरीके का पॉलीमर है? आपका कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर दिस इज द पार्ट ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो अब देखो इस तरीके इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। इसकी प्रिपरेशन भी बच्चों उसी तरीके से करते हैं। आपका यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे आपका ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे वाली बॉन्ड शिफ्ट होगी, यहाँ पे आपका नेगेटिव, यहाँ पे आपका पॉजिटिव,
और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका बॉन्ड शिफ्ट होगा इस तरफ, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से बॉन्ड कर लेगा, जब इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड कर लेगा और यहाँ जो नेगेटिव है ये इधर लिंकेज करता चला जाएगा, इधर ये पॉजिटिव इधर लिंकेज करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ में आ गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। तो ये देखो, जब यहाँ ये देखो ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड टूट गई है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, देखो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, और इस CH2 के साथ ये वाला CH2 बॉन्ड कर लेगा। तो ये CH2 ने बॉन्ड कर लिया क्योंकि यहाँ नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव था, तो इन दोनों ने बॉन्ड कर लिया। और इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है क्योंकि बॉन्ड टूट के इधर चला गया, यहाँ सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद ये बॉन्ड क्या होगी, इसके जैसा एक और मोनोमर इधर होगा तो उसके साथ ये बॉन्ड कर लेगा, तो इधर ही आ गया। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बूना आयन। तो मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों को बूना आयन प्रिपेयर करना आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग बूना का प्रिपरेशन करते हैं। तो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ बूना आयन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता क्या है। तो दिस इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसके अंदर होता क्या है देखते हैं। These contains functional group similar to biopolymers। यहाँ पे क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप कंटेन करता है ये जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं किसके, बायोपॉलीमर्स के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, एलिफेटिक पॉलिस्टर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी हमने पॉलिस्टर पढ़ा था, तो एलिफेटिक पॉलिस्टर क्या होता है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो आगे चल के देखते हैं कि कौन सा एलिफेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें इसमें प्रिपेयर करना है, और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीमर है आपका, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो हमें इसके अंदर यूज़ करना है। तो आगे चल के देखते हैं कि वो है क्या। तो बच्चों दिस इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। इसका नाम क्या है आपका, इसका नाम है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो दिस इज द नेम ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। फिर से बता देता हूँ, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो दिस इज ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म, दिस इज हैव ऑल्सो शॉर्ट फॉर्म PHBV। तो इसका PHBV इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से इसका नाम पढ़ा जाता है बच्चों। तो ये आपका एक पॉलीमर है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो भी देखते हैं। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड अपॉन कोपॉलीमराइज रिजल्ट इन PHBV। मतलब PHBV का, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट एंड बीटा को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं PHBV को। किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड से। कहाँ पे यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन स्पेशलाइज्ड पैकेजिंग। जो स्पेशल पैकेजिंग होती है उनमें यूज़ किया जाता है। ऑर्थोपेडिक डिवाइस, मतलब जो जब फ्रैक्चर बनाने के लिए डिवाइसेस यूज़ होते हैं उनके अंदर यूज़ किया जाता है। ऑल्सो यूज इन कंट्रोल रिलीजिंग ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें जो ड्रग्स रिलीज होते हैं उसको कंट्रोल करने में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इट अंडरगोज बैक्टीरियल डिग्रेडेशन इन द इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया को डिग्रेड करने के लिए इन्वायरमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। पहले पॉइंट में 3 ब्यूटा हाइड्रोक्साइड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड आपका यूज़ किया जाता है कोपॉलीमराइजेशन, रिजल्ट PHBV मिलता है। और स्पेशलाइज्ड पैकेज में यूज़ किया जाता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइस के अंदर यूज़ किया जाता है, और कंट्रोल किया और यूज़ किया जाता है कहाँ, जब ड्रग्स रिलीज होते हैं उसको कंट्रोल करने में यूज़ किया जाता है, और बैक्टीरिया डिग्रेडेशन में यूज़ किया जाता है इन्वायरमेंट में। तो PHBV को किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो PHBV की प्रिपरेशन किस तरीके से होती है। तो बच्चों देखो आपके सामने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड है और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है। तो इन दोनों से इसको प्रिपेयर किया जाता है। देखो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है ये भी देख लेते हैं। तो ये आपका है एग्जाम्पल, दिस इज द PHBV। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सिंपल यहाँ से OH हटेगा और यहाँ से सिंपल कुछ नहीं करना, एक तरफ से OH हटेगा और एक तरफ से H हटेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से H हटेगा और यहाँ से OH हटेगा, और यहाँ से OH हटेगा, यहाँ से H हटेगा। तो सिंपल जब यहाँ से OH हटा और यहाँ से H हटा तो यहाँ से क्या होगा, देखो बच्चों यहाँ तो H निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, OCH2 OCH के ऊपर CH3, ये देखो OCH2 CH3, फिर CH2, ये रहा CH2 आ गया, फिर CO आ गया, और क्योंकि यहाँ से तो H निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से H निकला,
और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड होगी, तो जब इसके साथ बॉन्ड हुई तो यहाँ पे क्या आ गया CH, यहाँ पे जब इसके साथ बॉन्ड हुई तो यहाँ पे क्या आ गया CH आ गया, OCH आ गया, OCH आ गया, और इस CH पे दो CH2 और CH3 लगे हुए तो वो इधर आ गए, ठीक है बच्चों। और ये CH2 ये आ रहा और यहाँ पे ये COOH आ गया, तो दिस इज़ द बॉन्ड और यहाँ से OH निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा, कार्बोक्सिलिक का OH निकलेगा और इसका H निकलेगा। तो इस तरीके से इन दोनों की प्रिपरेशन करेंगे, इन दोनों को मिक्स कर देना और मिक्स करने के बाद इस तरीके से PHBB का फॉर्मेशन किया जाता है। तो इन दोनों को मिक्स करके इसका फॉर्मेशन करके देखना बच्चों। तो मैं आपको बहुत सारे पॉलीमर्स बता चुका हूं बच्चों, तो इस तरीके से इसलिए मैं इसका फॉर्मेशन आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, आप लोग खुद से इसका फॉर्मेशन करके देखना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मेरे को ग्रुप में एक बार मैसेज कर देना कि भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको इस तरीके से मैं आपको PHBB का प्रिपरेशन करके दिखाऊंगा। अभी के लिए आप लोग खुद इसको प्रिपेयर करके देखेंगे किस तरीके से इसका प्रिपरेशन होता है। मैं आपको बहुत सारे पॉलीमर प्रिपेयर करके दिखा चुका हूं, तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको प्रिपेयर कर लोगे। इसमें भी वाटर का रिमूवल होगा, तो वाटर का रिमूवल होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रिपेयर करके देखना कि किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। अब हमारे पास एक और पॉलीमर बचा हुआ है, तो उसकी प्रिपरेशन और देख लेते हैं, फिर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो बच्चों आपके पास ये आपका एक नेक्स्ट पॉलीमर है जिसका नाम है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 इट इज़ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है। ये आपका एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है और अल्टरनेट पॉलीअमाइड कोपॉलीमर ऑफ ग्लाइसिन इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन। और अमीनो कैप्रोलिक एसिड, ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये होता है और अमीनो कैप्रोलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। इसमें कार्बन 5 होते हैं, इसके अंदर कार्बन कितने होते हैं? 2 होते हैं। नहीं, कार्बन इसमें 6 होते हैं, इसमें कितने होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। इसमें 6 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। रिजल्ट इन नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, मतलब आपका ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोलिक एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं? नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। तो इन दोनों की प्रिपरेशन कैसे होती है? सिंपल, इन दोनों के बॉन्ड्स को ब्रेक कर दो, नाइट्रोजन NH2 में से H निकलेगा और ओइक एसिड में से आपका OH निकलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ग्लाइसिन और कैप्रोलिक एसिड को दोनों को आपस में ज्वाइन किया। अच्छा, दोनों क्या है? डिफरेंट हैं, तो दीज आर द कोपॉलीमर्स, दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा। तो जब यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से H, यहाँ से OH निकल जाएगा। तो ये देखो, यहाँ पे सिर्फ बचा NH, यहाँ NH बचेगा, ये CH2, फिर यहाँ पे CO बचेगा क्योंकि यहाँ से तो OH निकल जाएगा क्योंकि कोपॉलीमर है और कंडेंसेशन है, तो यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे CO हो जाएगा और यहाँ पे आपका NH बॉन्ड लगा लेगा क्योंकि H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ दोनों के बीच में बॉन्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा NH और यहाँ पे CH2 का होल 5 और यहाँ पे OH निकल चुका है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और NH का H इनके रिमूव हो चुका है वाटर की फॉर्म में। और तो NH के पास सिर्फ NH बचेगा, NH2 के पास सिर्फ NH बचेगा और COOH के पास सिर्फ CO बचेगा, तो इनके बीच में बॉन्ड हो जाएगी। और इसको क्या बोलेंगे? नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो इसका नाम नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 क्यों बोला जाता है? बिकॉज इस वाले डेरिवेटिव के पास 2 कार्बन है और इस वाले डेरिवेटिव के पास 6 कार्बन है, तो इसलिए इसको नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 बोला जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बच्चों नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 बनाना समझ में आएगा। और दिस इज द लास्ट पॉलीमर ऑफ NCERT। ये आपका लास्ट पॉलीमर है NCERT का, तो NCERT में ये लास्ट पॉलीमर था। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसका पॉलीमराइजेशन करना है। तो ये आपका नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 था और दिस इज आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये आपका बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। अच्छा, इसको ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का आप लोग मतलब जानते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका बायोलॉजिकल थिंग है, ठीक है। इजीली आपका क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है, मतलब जितने भी नेचर के ऑर्गेनिजम्स हैं ये इसको क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आया होगा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है यहाँ पे आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब मैंने इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को कराई हैं वो सारी एक एक बार करके देखना और सारे पॉलीमर्स को ड्रॉ करके देखना, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर सारे पॉलीमर्स इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में जो है वो पॉलीमर्स की फॉर्मेशन ही आएगी, तो ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।